नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। आप सबके लिए लेकर आई हूँ नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 22वां भाग। पिछले भाग में जो वर्णन था वो था रतिनाथ के जय किशोर के साथ मोतिहारी पहुंचने का। थोड़ा सा वहाँ पिछले भाग में आपने जय किशोर के गांव का वर्णन सुना कि जय किशोर का गांव कैसा है। वो इकलौता बेटा है अपनी माँ का। वो शहर में नौकरी करता है, लेकिन जो वो नौकरी करता है वो शौकिया तौर पे करता है। उसके घर में इतनी अस्थायी संपत्ति है कि वो घर में आराम से रह सकता है, लेकिन चूंकि उसे पसंद है इसलिए वो नौकरी करता है। लेकिन जो उसकी विधवा माँ है वो बहुत ही मजबूत है। एक जो जितना आपने अब तक सुना होगा इस उपन्यास का भाग, तो कुछ महिलाएं, जितनी भी महिलाएं आए ज़्यादातर या तो एक कमज़ोर वर्ग से होती हैं। जो मुख्य किरदार आपने देखा रति की चाची जो है वो ऐसी है कि हारी मारी सी है। मतलब एक तो नियति ने उसे ऐसा दंड दिया, दंड ही कहते हैं सामाजिक परिवेश में ऐसे, कि वो विधवा हो गई। और फिर अपने देवर से लगाव के कारण जगहसाई हुई। अपने बेटे ने उस पर हाथ उठाया, पैरों से मारा उसके बेटे ने। लेकिन उसी गौरी की, रति की चाची की जो माँ है वो बहुत ही मजबूत महिला है, और उनका वर्णन था पिछले अध्याय में आपने सुना। और जो उनका घर था, उनकी जो स्थायी संपत्ति है, आम के बगीचे हैं, कैसे वो खेतों में काम करवाती हैं, इन सब का वर्णन था। और रत्ती जय किशोर के साथ मोतिहारी के लिए निकल जाता है, उस यात्रा का थोड़ा सा वर्णन था। आपने इस उपन्यास को सुनते हुए एक चीज़ ध्यान दी होगी कि इसकी डिटेलिंग, अगर आम भाषा में, क्योंकि डिटेलिंग बहुत अच्छी है छोटी छोटी चीज़ों की। जैसे किसी भी पात्र को उठाते हैं तो लेखक फिर वो उस पात्र का पूरा परिचय देते हैं, ताकि जो पाठक या श्रोता है उसे समझने में आसानी हो जाती है कि वो पात्र अगर है तो ऐसा क्यों है। फिर उसके घर का जो जगह का जो भौगोलिक वर्णन है, खास करके जब वो वंदे मातरम को जोड़ते हैं मिथिला की भूमि से, जहाँ पर वो है कि हरी भरी भूमि उसे चारों तरफ नजर आती है, तो वो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम इस चीज़ से जोड़ते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं लगता है कि हर जगह हर रचना में लेखक खुद होते हैं। इसको पढ़ते हुए आप लगेंगे हाँ लेखक खुद खुद अपनी बात कह रहे हैं इस पात्र के माध्यम से हमें। अब आगे, स्टेशन के उत्तर गुमटी के नजदीक उनका डेरा था। उनका, यहाँ पे जय किशोर की बात हो रही है, रत्ती जिनके साथ गया है। पास ही एक मंदिर था, बीच में मंदिर, चारों ओर धर्मशाला। यह सब बकुलहर मठ की मिल्कियत थी। पिछले साल महंत जी आए तो जय किशोर से उनसे परिचय हुआ, और उसी परिचय का फल है यह धर्मशाला और मंदिर अब जय किशोर की निगरानी में है। अब यहाँ पे रोक के बताना चाहूंगी कि अब जो वर्णन कर रहे हैं ना लेखक, अब ये जय किशोर की प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे जय किशोर नौकरी करता है, उस जगह की चर्चा हो रही है। अब इनको इससे और कुछ नहीं, पर एक फायदा जरूर था कि वक्त बेवक्त दो चार आदमियों को वहां टिका देते। धर्मशाला में 25 कोठरियां थी, बहुधा वे खाली ही पड़ी रहती। खाली रहने के दो कारण थे। एक तो वो शहर से बाहर पड़ती थी, और दूसरा ये कि मोतिहारी कोई बड़ा शहर तो है नहीं। जिला चंपारण का सदर होने से ही इसका थोड़ा बहुत नाम है, नहीं तो चंपारण में प्रमुख नगर अगर है तो वह है बेतिया। सभी दृष्टि से वो मोतिहारी से अव्वल है। दूसरे दिन उसी धर्मशाला की एक छोटी सी कोठरी रतिनाथ को मिली। वो उसी में रहने लगा। मोतिहारी में एक संस्कृत का उच्च विद्यालय था। अध्यापक थे पंडित दूधनाथ तिवारी व्याकरणाचार्य। जय किशोर स्वयं भी कभी कभी रत्ती को पढ़ाते थे। रतिनाथ का मन पढ़ने में खूब लगता था। काव्य और व्याकरण यही दो विषय थे। व्याकरण वो विद्यालय में पढ़ाता, काव्य जय किशोर पढ़ाते। विद्यालय शहर के बीच में पड़ता था। पढ़ने वाले 20 से ज्यादा न थे। पंडित जी को 20 रुपये मासिक मिलता था। कुछ अनियमित रूप से मारवाड़ी लोग भी दान दे दिया करते। बात यह है कि संस्कृत पाठशाला के अध्यापक और विद्यार्थियों के प्रति धनी समाज का वही दृष्टिकोण रहता है कि जो पिंजरापोल के प्रति सेठों का। सड़े सूखे आम, रद्दी चादरें, खुरदुरे कंबल, घुलनगा अनाज, फटी पुरानी किताबें, इन वस्तुओं का दान और कौन लेगा। विद्यालय के पास ही कमला नेहरू पुस्तकालय था। वहां दैनिक आज, सरस्वती, बालक, बालक, योगी, विश्वामित्र आदि कई अखबार आते थे। रतिनाथ उन्हें पढ़ना पसंद करता था। मासिक पत्रों में उनकी रुचि को उपन्यासों की ओर
मासिक पत्रों ने उनकी रुचि को उपन्यासों की ओर मोड़ दिया। जय किशोर ही उसे लाए थे, इसीलिए खाना कपड़ा वही देते थे। एक संस्कृत प्रेमी जमींदार ने अपने छोटे लड़के को पढ़ाने के लिए अपने यहाँ एक विद्यार्थी रखना चाहा। उसने जय किशोर से ये बात कही। उन्होंने रतिनाथ को उसके यहाँ रख दिया। खाना कपड़ा और रहने की जगह अब सब कुछ रत्ती को ये जमींदार ही देने लगा। बदले में जमींदार के लड़के को संध्या गीता आदि पढ़ाना पड़ता। लड़के की उम्र थी 12 साल। वो देखने में खूबसूरत था पर पढ़ने में मंद। ये जमींदार महाशय जिला गोरखपुर के कोई दूबे थे। मोतिहारी शहर से 1.5 मील उत्तर उनका मौजा था। 200 बीघा काश्तकारी भी थी। चंपारण की जमीन खूब उपजाऊ है। वहां की मामूली मिट्टी सोना उगलती है। फिर ये दूबे तो जमींदार भी थे और काश्तकार भी। इस साल वर्णाश्रम स्वराज्य संघ काशी के किसी महोपदेशक ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि अपने कनिष्ठ पुत्र को संस्कृत की शिक्षा दिलाने का आपका निश्चय वज्र संकल्प बन गया। इसीलिए एक गरीब विद्यार्थी को अपने परिवार में शामिल करके उससे लड़के को पढ़ाना चाहते थे। शुभंकरपुर के जीवन से मोतिहारी के जीवन को की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ नागरिकता का वातावरण था। रतिनाथ की प्रतिभा खिल उठी। संस्कृत के साथ ही हिंदी में भी उसने योग्यता हासिल करना अपना लक्ष्य बनाया। संस्कृत के लिए जय किशोर थे, विद्यालय था। हिंदी के लिए पुस्तकालय था और अखबार थे। कठोर और रुक्ष प्रकृति के पिता का नियंत्रण हटते ही रतिनाथ स्वतंत्र हो उठा। स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद कहना चाहिए। जमींदार का लड़का खूबसूरत तो था ही, रतिनाथ उसकी सुंदरता पर मुग्ध रहने लगा। दुबे जी यानी जमींदार का आदेश हुआ, विद्यार्थी जी तुम दोनों को अलग कमरा देता हूं, उसी में सोया करो। आपस में तुम लोग देववाणी संस्कृत में ही बतियाया करो। बस फिर क्या था। दोनों किशोर, दोनों राम लक्ष्मण साथ रहने लगे। उनका सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना सब साथ चलता। लेकिन उनमें से एक अभावों अभियोगों की सीमांत भूमि से आया था तो दूसरा था विलासिता के वातावरण में पनपने वाला। उस लड़के का नाम था नरेश। अपने पिता के कठोर शासन के अनुसार आजकल वो ब्रह्मचारी जीवन बिता रहा था। ना तो वो सिर में तेल डाल सकता था, ना आईने में मुंह देख पाता और ना कंघी का इस्तेमाल कर सकता था। जूता तक जमींदार साहब ने उसके लिए वर्जित कर रखा था। रतिनाथ के लिए ये त्याग कोई नया अभ्यास नहीं था, बल्कि एक आसान खेल था। मगर नरेश की मां को अपने पति का ये पागलपन कतई पसंद ना था। वो बीच बीच में लड़के के तेल में सुवासित तेल डाल देती, शायद नारियल का। खद्दर की मोटी धोती और मोटा कुर्ता उतरवा कर मिल की महीन धोती और नफीस कमीज पहना देती। पैसे देकर रतिनाथ का साथ कर देती सिनेमा देखने के लिए। ये सब तब होता जब दुबे जी गोरखपुर गए होते। मुजफ्फरपुर के प्रख्यात व्यापारी राय बहादुर श्री ललित किशोरी शरण प्रकट रूप से वैष्णव और प्रच्छन्न रूप से सखी समाजी थे। बहुत सारे सुंदर छोकरों में से छांट कर उन्होंने 3 अपने यहां रख लिए थे। उन्हें राम लक्ष्मण और सीता के रूप में पूजते थे। राय बहादुर की ये उत्कट सखी भावना अब जब उत्तर बिहार के कतिपय बुद्धिजीवियों के अंदर ही अंदर फैलने लगी तो दुबे जी भी उस ओर आकृष्ट हुए। शायद इसीलिए रतिनाथ और नरेश का जोड़ा उसकी आंखों को एक प्रकार की परितृप्ति देता था। पढ़ने में तेज था, इसलिए रतिनाथ पर किसी को किसी प्रकार का संदेह क्यों होता। नरेश की घड़ी, चश्मा और अच्छी पेंसिल देख देख कर रतिनाथ का मन उछल उठता। चुराने की इच्छा होती, मगर छिपा कर रखने की कोई दूसरी जगह तो थी नहीं। इससे वो इच्छा ज्यों की त्यों रह जाती। 8-10 दिन पर वो जय किशोर के बासे पर जाया करता। मामी उसे खूब मानती थी। उनकी राय नहीं थी कि रतिनाथ जमींदार के यहाँ जाकर रहे। लेकिन जय किशोर ने अपनी पत्नी को जब समझाया कि तुम्हारे बच्चों की चहचह चूचू में उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी, तब रूपरानी मान गई। फिर भी जब जब खास किस्म का कोई खाना बनता तो वो रत्ती को बुलवा लेती। मछली जिस दिन पकाई जाती उस दिन तो जरूर ही बुलवाती। रत्ती को मछली खाने का बड़ा शौक था। शुभंकरपुर में एक छोटे से पोखर का वो पट्टीदार था ही। बचपन से ही छोटी बड़ी मछलियों का स्वाद उसे मालूम था। वहां विधवा होने के कारण चाची के लिए मछली मांस अखाद्य था और इसीलिए जयनाथ और रतिनाथ ही थे कि पानी फल यानी कि मछली का भोग लगाते। हाँ, चाची यत्नपूर्वक मछलियां तलती अवश्य कि रतिनाथ और जयनाथ मन से खाएंगे।
यहाँ दुबे जी जब से वैष्णव हुए थे तब से परिवार भर को निरामिषाहारी बनाने का सत्याग्रह कई बार कर चुके थे। 2-4 दिन के लिए जब वो बाहर जाते तो उनके यहाँ मछलियां पकती और नरेश जी की माँ का जी भरता। जमींदार बाबू स्वयं 55 साल की अवस्था तक मछली मांस का स्वाद ले चुके थे और अब जाकर राय बहादुर ललित किशोरी शरण की छत्रछाया में कंठी बांध आए थे। कंठी क्या थी? तुलसी काट के खरादे हुए मसूर जैसे दाने थे। उन्हीं को गूंथ कर बनाया हुआ कंठहार था। परंतु संस्कार क्या कम प्रबल होता है। बाबू साहब को जब कभी ललमुहा रोहू का स्वाद याद आता तो बाजार चले जाते, मछली बेचने वालों के इर्द गिर्द चक्कर लगा आते। सट्टी की मत्स्यगंधा आबोहवा उन्हें तृप्त कर देती। एक दिन किसी साथी ने दुबे जी की चुटकी ली तो आप बोले, भाई इतना भी नहीं करने दोगे? खाना तो मछली का छूट ही गया, अब कहो तो नाक भी काट लूं। दुर्गा पूजा की उन छुट्टियों में ना जय किशोर घर गए ना रतिनाथ। रतिनाथ को तो मोतिहारी ऐसा मनलगू जगह मालूम हुई कि उसने सपने में भी घर जाने की इच्छा नहीं होती। साथी भी कई मिल गए थे। हाँ, चाची की याद आती जो क्षण भर के लिए उसका दिल झंझना उठता। बीच में 1-2 खत शुभंकरपुर से आए थे जरूर, मगर उनमें कोई बात नहीं थी। विजयदशमी के रोज बेतिया में बहुत भारी मेला लगता है। गाय बैल और घोड़े खूब बिकते हैं। जमींदार बाबू प्रतिवर्ष मेला में जाते थे। इस बार गाड़ी के लिए बैलों का जोड़ा उन्हें खरीदना था। साथ में नरेश, रतिनाथ, 2 नौकर और रसोईया गया। उपन्यास का ये भाग आज यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची का 22वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।